हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लासेस। हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के सब्जेक्ट सब्जेक्ट है हमारा इस बार विज्ञान। ठीक है, और विज्ञान में हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 2 को। अध्याय 2 का नाम है पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए क्या है इसमें। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है पदार्थ। पदार्थ क्या है देखिएगा, है ना, और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इसमें। पदार्थ क्या है? तो जो वस्तुएं स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो पदार्थ होने के लिए 2 शर्तें हैं। पहला बात है स्थान घेरना चाहिए और दूसरी शर्त है उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। तो ये 2 शर्तों को यदि कोई वस्तु पूरा करे तो वो वस्तु पदार्थ कहलाएगी। ठीक है, तो 2 शर्त है, स्थान घेरनी चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। तो इसी में मैं एक उदाहरण लेता हूं। ठीक है, जैसे कि मैं जिस चीज का यूज कर रहा हूं, मार्कर बोलते हैं इसे, है ना। तो मार्कर के बारे में क्या ख्याल है? तो मार्कर जो है ये जो है इसका स्थान होता है। ठीक है, ये कुछ स्थान घेरती, साथ में इसमें द्रव्यमान भी है, तो कहेंगे कि ये एक पदार्थ है। लेकिन कुछ और हम उदाहरण लेकर सोचें, जैसे कि विचार शब्द है ना, विचार। तो विचार जो है उसके बारे में और मन में जो भी विभिन्न तरह के भाव आते हैं उनके बारे में जैसे सोचेंगे, जैसे कि गुस्सा है ना, घृणा है, प्रेम है, तो इस तरह की जो चीजें हैं उसको आप पदार्थ में शामिल नहीं करेंगे। पदार्थ जो है किसी वस्तु को कहते हैं। और इस आधार पर सोचें तो वायु जो है उसके बारे में जैसे हम सोचते हैं, तो वायु जो है इसको पदार्थ की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि पदार्थ जो है वो पहली बात तो उसमें द्रव्यमान होता है, दूसरी बात है कि वो स्थान घेरते हैं। स्थान घेरने वाले एक प्रयोग है जो कि पिछली क्लासों में है। वो जो पिछली क्लास है जैसे कि 7th है ना, 6 है, उसमें गुब्बारे लेते हैं, गुब्बारे में हवा डालेंगे तो वायु स्थान भी घेरती है। ठीक है, और वायु का दाब भी होता है। तो पदार्थ होने के लिए 2 शर्त है, ध्यान रखिएगा ये। तो जो वस्तुएं स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। और मन में आने वाले विभिन्न तरह के भाव को पदार्थ में नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको अविनाशिता नियम भी कहते हैं। तो ये होता क्या है इसको देखेंगे। ठीक है, दोनों नाम इसी के हैं, द्रव्यमान संरक्षण और अविनाशिता। अविनाशिता मतलब नष्ट नहीं होने वाला, जो नष्ट नहीं होता उसको अविनाशी कहते हैं। ठीक है, इसी आधार पर है। तो इस नियम को एक वैज्ञानिक ने दिया है, नाम है उनका लेवोजियर। ठीक है, नाम है लेवोजियर। और ये जो वैज्ञानिक है इसके बारे में आप एक और बात ध्यान रख सकते हैं कि ये जो है रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, हर विज्ञान की हर एक शाखा का कोई ना कोई जनक होता ही है। तो ये जो है वो विज्ञान के अंतर्गत जो रसायन है उसका जनक माने जाते हैं ये। ठीक है, रसायन का। इसी तरह जीव विज्ञान का, जंतु विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान के अलग अलग वैज्ञानिक जनक होते हैं। जैसे कि जीव विज्ञान का होता है अरस्तु। ठीक है, और जंतु विज्ञान का भी अरस्तु ही होता है। वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस है।
इसी तरह ये जो लेवोजियर है वो रसायन विज्ञान का जनक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें लिखी है भाई। ये कहना क्या चाहता है इसका मतलब भी आपको समझना होगा। देखिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो N2 प्लस 3H2 इक्वल, मतलब एरो बोलते हैं इसको, 2NH3, ये मैंने एक अभिक्रिया लिख दी है। इसमें जो दोनों तरफ के तत्व हैं उनका यदि हम द्रव्यमान की गणना करें, तो द्रव्यमान जो होता है वो दोनों तरफ के द्रव्यमान बराबर होते हैं। इधर से कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा अतिरिक्त जो उधर उत्पन्न हो जाएगा। जो इधर है केवल वही उधर उत्पन्न होता है। यदि आप इस गणना को समझना चाहें तो मैं एक बार समझा देता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 14 होता है। एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14, नाइट्रोजन का जो क्रमांक है वो 7 होता है, परमाणु क्रमांक, पर द्रव्यमान 14 है। तो 14 का डबल, जो कि 2 नाइट्रोजन है इसमें, तो 14 का जैसे डबल कर लेंगे हम लोग तो यहां पर हमें दिख रहा है कि ये 28 द्रव्यमान दे रहा है। इसी तरह यहां पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो 1 होता है, जबकि यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूने 6 हाइड्रोजन है, तो 6 है, तो द्रव्यमान इनका हो गया है टोटल 6। ये मिलकर इधर दे रहे हैं 28 और 6 मिलकर हो जाएंगे 34। ठीक है, 28 और 6 मिलकर हो जाएंगे 34। तो नियम हिसाब से इस नियम का यदि अनुसरण करें जिसमें बोला गया है कि पदार्थ मतलब द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, तो जैसा बोला गया है उत्पन्न नहीं होगा, मतलब इधर जो द्रव्यमान है वही द्रव्यमान उधर मिलने चाहिए, मतलब इधर 34 हो रहा है तो उधर 34 मिलने चाहिए। गणना करके देख लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा, एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है जो है वो रहता है 14, और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन है वहां, तो 3, और ये दोनों के सामने में 2 अणु डला है, मतलब ये 2 लगा देंगे। तो यदि इसका कैलकुलेशन करें तो 14 3 17 और पीछे में जुड़कर 17 हो रहा है और सामने में है 2, तो 17 दूनी 34। तो यहां पर जो इधर हमने गणना करके पाया और जब इनको जोड़कर हमने पाया, वो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, समान है ये उत्तर। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो नियम दिया है वो बिल्कुल करेक्ट नियम है। ठीक है, आप उसकी मदद से इसको समझ पा रहे हैं। देखिए एक बार उस उदाहरण को देखते हुए नियम को हम एक बार फिर पढ़ेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है, देखो इधर का मिलकर 34 हो रहा है, द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब उधर जब बने तो न तो द्रव्यमान ज्यादा होगा न द्रव्यमान कम होगा, जो इतना इधर था अभिकारक की ओर उतना ही रहेगा उत्पाद की ओर। इसे अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है। आप इस उदाहरण को भी आंसर में स्थान देंगे ताकि चीजें और भी बेहतर समझ आ सके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में पदार्थों को पहचानिए। ये कुछ चीजें दे दी गई है, इनमें से हमें पहचानना है
कि कौन सा पदार्थ है और कौन सा पदार्थ नहीं है। अभी जस्ट पहले अभी हमने पदार्थ होने के लिए दो शर्तें पढ़ी है। पहला शर्त है उसमें कि स्थान घेरे, दूसरा शर्त है कि उसमें द्रव्यमान हो। तो इसके हम आंसर में चलेंगे और पदार्थ जो है कौन कौन है वो देखते हैं। तो पानी जो है उसको आप पदार्थ में लेंगे, ठीक है। और जो हवा है वो भी पदार्थ है। कुर्सी जो है पदार्थ में आएगा क्योंकि ये भी स्थान घेरता है। पत्थर भी पदार्थ का हिस्सा होगा और लोहा है ये भी होगा। जो फूलों की सुगंध है उसको हम नहीं लेंगे, सुगंध जो है उसमें द्रव्यमान नहीं होता। और जो विचार है वो भी पदार्थ नहीं है। तो इनमें से दो चीजें हैं जो पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ कौन कौन है वो बता दिया, पदार्थ नहीं है वो कौन कौन से हैं देखते हैं। तो फूल की सुगंध लेंगे, और विचार है। इसी तरह से मन के किसी भी भाव के लिए बोला जाए तो आप उसको पदार्थ नहीं मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा समांगी मिश्रण, उसको देखेंगे और विसमांगी मिश्रण, ठीक है। देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है, इसके डेफिनेशन को पढ़ें समझे उससे पहले मैं यहाँ आपको एक छोटे से चित्र के माध्यम से कुछ बता देता हूँ। देखिए एक हमने बीकर लिया है, उसमें पानी है मान लो, और उसमें हमने नमक डाल दिया है। तो पानी में हमने डाला है नमक को, तो नमक जब उसमें घुल जाएगा तो नमक जो है वो पानी के सभी हिस्सों में समान रूप से फैलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का जल फीका है और नीचे का जल ज्यादा खारा है, ऐसा तो नहीं होता। सभी तरफ जल समान मात्रा में घुला रहता है, ठीक है। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे, जिसमें समान रूप से सभी तरफ घुला रहे। विलेय पदार्थ जो नमक है वो सभी तरफ समान रूप से बिखरा रहे, तो उसको हम समांगी कहेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है इसके बारे में। ऐसा मिश्रण जिसके अवयव किसको बोल रहे हैं, इसमें नमक को ही अवयव बोल रहे हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसके अवयव पूरी तरह से समान रूप से वितरित, का मतलब होता है फैले रहना, तो समान रूप से वितरित रहते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैंने चित्र बनाकर आपको दिया है, पानी में नमक जो है समान रूप से वितरित रहेगा, तो इसको आप समांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। उदाहरण के रूप में आप लोग अपने जो दैनिक जीवन है उसमें देखते ही हैं, शरबत जो है वो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि शरबत जो है वो समांगी मिश्रण है, क्योंकि उसमें जो शक्कर घुला रहता है वो सभी तरफ समान मात्रा में ही घुला रहता है। ऐसा नहीं है कि नीचे का ज्यादा मीठा हो, ऊपर का कम मीठा हो, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो आप शरबत को उदाहरण के रूप में ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम इसके नीचे चलेंगे और देखते हैं क्या है आगे। विसमांगी मिश्रण को देखेंगे। विसमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके अवयव अलग अलग दिखाई दें, ठीक है, अलग अलग दिखाई दें, अर्थात समान रूप से वितरित नहीं रहते या नहीं है, विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं।
तो ये बिल्कुल समांगी का विपरीत है, जिसमें समांगी में समान रूप से वितरित रहता है, इसमें बोला गया है कि इसमें समान रूप से वितरित नहीं रहता है। इसके उदाहरण की बात करें तो एक सिंपल सा उदाहरण सोचते हैं। पानी में मिट्टी का घोल, पानी में मिट्टी का घोल, ठीक है। पानी में यदि मिट्टी घोलें तो पानी में मिट्टी का जो घोल है वो विसमांगी मिश्रण होता है, क्योंकि मिट्टी जो है वो नीचे की तली में बैठा रहता है, ठीक है, नीचे की तली में बैठा रहता है। एक और उदाहरण के रूप में इसमें हम देखेंगे नीलंबन। जो नीलंबन है वो भी विषमांगी मिश्रण होता है, और जो कोलाइड है वो भी विषमांगी होता है। ये जो दो और हमने वर्ड लिखे हैं, निलंबन और कोलाइड, इसके बारे में इसी चैप्टर में डिटेल में आएंगे कि ये दोनों होते क्या हैं, ठीक है। तो निलंबन और कोलाइड भी विषमांगी मिश्रण है, ध्यान रखिएगा, इनके नाम को ध्यान रखिएगा, ये आगे हमको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो समान रूप से वितरित ना हो तो विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए मिलाइएगा। विलयन, विलयन जो है वो क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। ये विलयन बहुत ही खास प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण, ध्यान रखिएगा इसको समांगी मिश्रण बोला गया है, ठीक है। यदि आप इसके डेफिनेशन दे रहे हैं और इसमें समांगी वर्ड ना आए तो समझो कि वो आंसर अधूरा है। विलयन का डेफिनेशन दें और उसमें समांगी वर्ड ना आए, ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। तो समांगी जो शब्द है वो निश्चित रूप से आपको इसमें बोलना ही पड़ेगा। तो एक बार फिर देखते हैं, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इनके जो कण है वो तली में नहीं बैठते हैं। आपको तो एक्सपीरियंस होगा इस बात का कि जो विलयन है उसमें जो कण है, जैसे नमक के कण है, शक्कर के कण है, वो नीचे नहीं बैठते। उसी विलयन में ऊपर से नीचे तक समान रूप से वितरित रहते हैं, नीचे नहीं बैठते, ठीक है। और आगे इसी में बात बताया है कि विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता। यदि आप एक टॉर्च लेकर, ध्यान से समझिएगा, यदि आप एक टॉर्च लेकर विलयन से गुजारेंगे, ठीक है, विलयन से गुजारेंगे, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से एक चित्र बना लेते हैं और इसमें यदि आप यहाँ से टॉर्च से ऐसे गुजारेंगे तो यहाँ पर ये रास्ता जो है वो दिखाई नहीं देगा विलयन में, ठीक है। इसमें से जैसे गुजारेंगे तो यहाँ पर उसका अलग से अंदर में चमक नहीं दिखाई देगी। तो प्रकाश गुजारेंगे यदि विलयन में से तो क्या बोला है, पथ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पर स्पष्ट है पथ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, यदि विलयन से प्रकाश गुजारेंगे तो पथ दिखाई नहीं देगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं टोटल डेफिनेशन। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इनके कण तली में नहीं बैठते हैं, विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पर रास्ता दिखाई नहीं देगा। यदि रास्ता दिखाई दे तो उसको एक स्पेशल वर्ड से बताया जाता है, उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यदि
प्रकाश को गुजारे और उसमें चमक दिखाई दे तो उसको कहा जाता है टिंडल प्रभाव, जो कि इसमें नहीं दिखाई देता विलयन में। ठीक है, ठीक है। तो देखिए विलयन में हमने ये जो बातें देखी है इसको एक बार बता देता हूं, फिर आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इनके कण जो है वो तली में नहीं बैठते हैं। यहाँ पर जो कण इसमें बिखरे हुए हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे। आगे बताया है विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता। जैसे यहाँ पर आप प्रकाश गुजारोगे तो उसमें उनका रास्ता नहीं बनता है। यदि रास्ता बनते हुए दिखाई दे तो समझो कि वो टिंडल प्रभाव दर्शा रहा है, और यदि रास्ता ना बने तो समझो कि टिंडल प्रभाव नहीं दर्शा रहा है। तो विलयन के बारे में क्या बताया है? टिंडल प्रभाव ये नहीं दर्शाएंगे, क्रॉस मतलब रास्ता दिखाई नहीं देता उनमें। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं अब। जो कलिल है या कोलाइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर कोलाइड इस तरह से यहाँ पर चंद्र का निशान भी होता है। ठीक है, तो कोलाइड या कलिल क्या है उसको देखते हैं। ये बिल्कुल इसी की तरह है, कोई अलग नहीं है विलयन से, बहुत ज्यादा अलग नहीं होता। ये 3 वर्ड है उसको पहले आप समझ लीजिए। विलयन, कोलाइड और निलंबन तीनों एक ही चीज है, ऐसा मानकर चलो। कैसे, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। इनमें जो विलयन में क्या है, जो कण हम डालते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे। कोलाइड में कण थोड़े थोड़े बड़े होते हैं और निलंबन में कण और अधिक बड़े होते हैं। ठीक है ना। तो जो विलयन में घुला हुआ कण है उसी के कण के आकार के आधार पर इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। विलयन मतलब कण बहुत छोटा, कोलाइड मतलब कण थोड़ा सा बड़ा है, मीडियम लेवल का, और निलंबन मतलब कण का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही हैं, ऐसा मानकर चलें। तो इसमें देखते हैं कि कोलाइड क्या है। यह मिश्रण विलयन तथा निलंबन के बीच की अवस्था है। मैंने अभी बोला ना, देखिए विलयन मतलब कण का साइज बिल्कुल छोटा, कोलाइड मतलब कण का साइज थोड़ा बड़ा, और निलंबन मतलब कण का साइज और बड़ा। समझ गए? तो ये विलयन का कण है, ये निलंबन का कण है, और ये किसका कण है? कोलाइड का कण है। तो जो अभी मैंने जो बताया, विलयन के कण, कोलाइड के कण और निलंबन के कण, तो जैसा इसमें बताया गया है कि निलंबन जो है वो मीडियम साइज का होता है, निलंबन जो है वो मीडियम साइज का होता है। तो ध्यान से समझिएगा। अरे सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होया लग रहा है। देखिए मैं एक बार फिर बताता हूँ इसी को। जो विलयन है उसके कण बहुत ही छोटे होते हैं, जो कोलाइड है वो मध्य की अवस्था है, उसमें कण जो है वो थोड़े से बड़े होते हैं, और निलंबन के कण जो है सबसे बड़े आकार के होते हैं। तो जो मध्य की अवस्था है उसको कहते हैं कोलाइड। विलयन, कोलाइड, निलंबन। ठीक है ना, विलयन, कोलाइड, निलंबन। यहां पर ये है विलयन और इसको कहेंगे निलंबन। अब देखिए यहां पर क्या रहा है, इसके बारे में देखते हैं। यह मिश्रण विलयन तथा निलंबन, देखिए ध्यान, विलयन तथा निलंबन के बीच की अवस्था है। ठीक है, बीच की अवस्था है बोला है, मतलब इनमें जो कण का आकार है, कोलाइड में कण का आकार बहुत छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा भी नहीं होता, मध्य की अवस्था है, इसे कोलाइड कहते हैं। यह किस तरह का मिश्रण है? तो यहाँ पर बताया गया है कि यह विषमांगी मिश्रण है। ध्यान से समझिए, कौन सा मिश्रण बोला है? विषमांगी। इन तीनों के बारे में एक बार बता दूं कि इन तीनों में केवल और केवल ये विलयन ही समांगी होता है। समझे बात को? इन तीनों में केवल विलयन ही
समांगी होता है, समांगी। और बाकी जो अन्य दो है, कोलाइड और निलंबन, इन दोनों के लिए विसमांगी समझे रहिए, ठीक है ना। ये दोनों विसमांगी होते हैं, ठीक है। तो विलयन जो है वो केवल विलयन ही समांगी होता है, जो कोलाइड और निलंबन है वो विसमांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। ध्यान से समझिए उसको। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो निलंबन में अब चलेंगे। अभी हमने देखा कोलाइड को, इससे पहले देखा हमने विलयन को, अब बारी है निलंबन की। तो देखते हैं आगे क्या है इसमें। देखिए, तीनों को एक साथ में एक चित्र से बता देता हूं, फिर आप यहां आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था विलयन, उसके बाद हमने पढ़ा कोलाइड, और अब उसके बाद हम पढ़ेंगे निलंबन। तो इनमें जो कण के आकार हैं उनमें अंतर है। विलयन में कण का आकार छोटा रहता है, कोलाइड में मध्य की अवस्था है, और निलंबन में कण के जो आकार हैं वो अधिक बड़े होते हैं, ठीक है। इन तीनों में कौन सा समांगी है? तो केवल और केवल विलयन ही समांगी मिश्रण है, और अन्य जो दो हैं वे विसमांगी हैं, ठीक है। तो इन दोनों के लिए ध्यान रखिए, ये दोनों विसमांगी है। ठीक है, इसके अब नीचे निलंबन के बारे में जो बताया है उसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। निलंबन क्या है? निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है, देखिए यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है। और जब हमने अभी कोलाइड पढ़ा था तो उसमें भी उसको विसमांगी बोला गया है, और यहाँ पर निलंबन को भी विसमांगी बोला गया है। मतलब ये दोनों विसमांगी मिश्रण होते हैं, क्योंकि यह अलग अलग भागों पर अलग अलग संघटन, अलग अलग भागों पर अलग अलग संघटन प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो निलंबन विलयन है ना, निलंबन के जब हम मिश्रण को देखेंगे तो उनमें जो विलेय बिखरे रहते हैं वो सब जगह बराबर मात्रा में नहीं बिखरे होते, कहीं कम रहेंगे तो कहीं ज्यादा रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप मेले में जाते हैं तो वहां इंसान तो सभी तरफ रहते हैं, लेकिन कहीं पर इंसान जो है वो ज्यादा घना रहते हैं, है ना, और कहीं पर दूर दूर रहते हैं। तो इसी तरह से निलंबन के लिए बताया है आखिरी लाइन में कि इनमें अलग अलग भागों पर अलग अलग संघटन प्रदर्शित करते हैं। पता चल रहा है कि मेले में आप गए तो किसी दुकान पर अधिक भीड़ है ना, किसी दुकान पर खाली खाली दिख रहा है। तो इसी तरह से निलंबन के बारे में कहा गया है कि जब उसमें आप कुछ चीजें घोले रहेंगे तो कहीं पर ज्यादा घना होगा तो कहीं पर कम घना होगा, विलेय के कण। आगे बताया है कि इनमें जो कण हम घोले रहते हैं निलंबन में, वो गुरुत्व के प्रभाव के कारण नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, गुरुत्व मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो उसमें जो घुले हुए कण है उसको नीचे बैठा देता है निलंबन में, और बाकी में ऐसा नहीं होता। ध्यान से समझिए, विलयन हो या कोलाइड हो, उनमें जो कण घुले होते हैं वो नीचे नहीं बैठते, वो उसमें घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन निलंबन में कण जो है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इस वजह से उनके कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो केवल और केवल निलंबन ही ऐसा है जिनमें गुरुत्व के कारण उनके कण जो है वो नीचे बैठते हैं, और विलयन और कोलाइड में ऐसा नहीं होता।
आगे देखेंगे कि विलय के कण बड़े होने के कारण साधारण आंखों से भी दिखाई दे जाते हैं। तो इनमें विलय के कण जो है इतने बड़े होते हैं कि ये जो है वो साधारण आंखों से भी दिखेंगे। साधारण आंखों से तात्पर्य है कि आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता इसके लिए नहीं पड़ेगी। तो इसमें इतनी बातें हैं। और जो अभी हमने एक प्रयोग देखा था, कौन सा प्रयोग था कि प्रकाश को गुजारना है। तो जब प्रकाश गुजारेंगे और पथ दिखाई देने लगे अंदर में, तो उसको मैंने बताया था टिंडल प्रभाव। और वो जो टिंडल प्रभाव है, इन जो तीनों तरह के मिश्रण है, विलयन है, कोलाइड है और निलंबन है, इन तीनों में कौन है जो टिंडल प्रभाव दर्शाता है और कौन नहीं दर्शाता। तो ध्यान से सुनिएगा। कोलाइड में यदि आप प्रकाश गुजारेंगे तो ही आपको पथ दिखाई पड़ता है, जैसे मैंने दिखाया था। और विलयन और निलंबन दोनों में पथ दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव जो है वो केवल और केवल कोलाइड दर्शाता है। टिंडल प्रभाव केवल कोलाइड दर्शाता है, विलयन और निलंबन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। इनके बारे में और बारीकी से जब हम अंतर में पढ़ेंगे, तीनों में अंतर जब देखेंगे, तब आपको चीजें और ज्यादा स्पष्ट होगी कि कौन कौन समांगी है, कौन विषमांगी है, किन में पथ बनता है, नहीं बनता है। ये सब जब अंतर वाले में चलेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा आपको, है ना। तीनों को जब एक साथ देखेंगे तो हमारे आने वाले क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा, है ना, अंतर देखेंगे।